दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों कल के दिन मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका था और जो चौथा वीडियो वो कल के दिन आ नहीं पाया, तो जस्ट अभी मैंने अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट अभी के समय क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। निफ्टी की बात करें, टेक्निकली निफ्टी अब बुलिश मोड में जा चुका है बेरिश मोड से। लेकिन इन्वेस्टर्स यहाँ पे ये सोचेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली, कि उन कंपनीज के स्टॉक्स को लेना चाहिए जो ऊपर से 50% नीचे है, 60% नीचे है, 70% नीचे है, क्योंकि मार्केट तो रिवर्स कर चुका है। तो हमारी जो कंपनीज है, यानी वो जो स्टॉक्स है ना, वो भी रिवर्स करेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता नहीं है, मार्केट ऊपर चल जाएगा लेकिन वो जो कंपनीज है, हो सकता है वो अभी भी बेयर मोड के अंदर ही रहे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। तो जब तक रिवर्सल नहीं हो, जब तक इन्वेस्टर्स, जो समझदार इन्वेस्टर्स है, वो वेट एंड वॉच करता है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग डेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए मार्केट के अंदर 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, ठीक है, डीआईज हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब ये दोनों जो पार्टीज हैं, ये किस बेसिस पे काम करते हैं, ये किस बेसिस पे बाय सेल करते हैं? दोस्तों डेटा के बेसिस पे। डेटा जैसा होगा वैसे ही काम करते हैं। अगर स्टॉक्स नीचे हैं और डेटा अच्छा नहीं है, तो ये बेचेंगे, उसको लॉसेस में बेचेंगे, या अभी खरीदा हो कल ही खरीदा हो तो भी बेचेंगे, कुछ भी हो बेचेंगे अगर डेटा अच्छा नहीं है तो, यानी ट्रिम करेगा अपनी होल्डिंग्स को। और डेटा अच्छा है तो फिर ये बाय करेंगे, चाहे वो ऑल टाइम हाई हो या फिर डिस्काउंट हो। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, इमोशंस के अंदर काम करते हैं कि स्टॉक्स अभी नीचे हैं तो ठीक है खरीदते हैं, ऊपर है तो बेचेंगे नहीं, उससे पहले ही या तो प्रॉफिट बुक करेंगे छोटा मोटा, या फिर वो ऊपर जाएगा स्टॉक, उसके बाद में वो स्टॉक नीचे आएगा और फिर लॉसेस देखेंगे। मतलब अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉक को रिवर्सल पे बेचना होता है, और जब रिवर्सल आता है तो बाय करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्ले करती है मार्केट के अंदर, जिसमें एफआईज और जो डीआईज होते हैं वो डेटा के हिसाब से काम करते हैं। अब देखिए अभी की जो कंपनी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे है, बड़े इन्वेस्टर्स के रडार पे है, कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। 3% के साथ में तेजी बनी। चार्ट को देख लेते हैं तो ठीक है, मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन थी, काफ़ी सारी कंपनीज है, 90% कंपनीज है इसी चार्ट के हिसाब से ऊपर गई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट के फ्लो के साथ में स्टॉक ऊपर चला गया। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, 71 का पी रेशो है। रिजल्ट कैसे थे? रिजल्ट अच्छे थे, बट प्रॉब्लम क्या है, कोटक सिक्योरिटीज को लगा इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, डिस्क्लोज नहीं किया कुछ अमाउंट्स को, कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया है। रिफ्यूज तो कंपनी कर नहीं सकती है, तो कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ा। अल्टीमेटली कंपनी ने अपनी गलती को मान लिया, तो उसकी वजह से काफ़ी बिकवाली कंपनी के स्टॉक्स में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा एक रिवर्सल आया और उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसको लेकर डीआईज काफ़ी ज़्यादा बैरिश हो चुके हैं। डीआईज क्या करते हैं, मार्केट के अंदर स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो एफआईज की जो सेलिंग होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और स्टॉक को सपोर्ट मिल जाता है। अगर एफआईज और डीआईज दोनों बेचने पे आएंगे तो स्टॉक नहीं संभलेगा और नहीं चलेगा। सो एफआईज की तो बिकवाली इसमें हो रही होगी, वो तो फैक्ट है, क्योंकि जब भी इस तरह का डेटा आता है एफआईज माल बेचते हैं। लेकिन डीआईज की बात करें तो डीआईज का नजरिया भी इसको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव है। आप देख सकते हैं आईसीसी प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो सीआईओ है, यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक मिस्टेक कर रहा है, ईएमएस कंपनीज को लेकर हमको अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो प्राइजेस इनको दे रखे हैं, ईएमएस कंपनीज को दे रखे हैं, जिसमें डिक्सॉन आ जाता है, केन्स आ जाता है, सिरमा एसजीएस आ जाती है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, वो वैल्यूएशन इनको नहीं मिलनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि किस तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन कंपनीज ने बिल्ड किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट मिस्टेक कर रहा है, इन कंपनीज को मल्टीपल देकर पीएलआई स्कीम के अकॉर्डिंग, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो पीएलआई स्कीम है, सरकारी स्कीम है, उसकी वजह से जो कंपनी की कमाई अच्छी आ रही है, उसको देखने के बाद अच्छी वैल्यूएशन इन कंपनीज को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इनको रियल तरह की वैल्यूएशन जब मिलनी चाहिए, जब एक्सक्लूड कर दे पीएलआई इनकम की कमाई, जो प्रॉफिट्स है, क्योंकि ये स्कीम आज है कल तो नहीं होगी, स्कीम इनके हाथ से जाएगी तो फिर क्या होगा, रियलिटी पे आएंगे। तो वैसे ही मल्टीपल्स इनको देने चाहिए अकॉर्डिंग टू आईसीसी प्रू के जो सीआईओ है उनके हिसाब से। अब देखो एक्चुअली तो मार्केट ने दे रखा है, तो मार्केट तो सब कुछ है, ठीक है, मार्केट को मानना पड़ेगा, बाकी सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं।
आगे चलते हैं, केन्स की अपडेट हम देख लेते हैं। कंपनी ने बोला कि हमने जापान के साथ में जो पार्टनरशिप की है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारे लिए। तो कंपनी का कहना है कि हम तो वैसे काम करें जैसे हम पहले भी कर रहे थे। स्टॉक ऊपर से 40-50% नीचे है, अकाउंट्स में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन हम हमारा काम वैसे ही करें जैसे पहले कर रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स मतलब इसके वैसे ही आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स आएंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ गलती की है जो कि आगे भी कंपनी कर सकती है, या हो सकता है इस तरह की गलती कंपनी ने और की हो, उसकी वजह से स्टॉक अभी नीचे है। अब देखिए, ये तो हो गई बात अपनी, जिसमें हम देख चुके हैं कि डेटा क्या कहता है, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है वो क्या कहता है, यानी फंड मैनेजर क्या कहता है और कंपनी क्या कहती है। अब हम एक बार रियलिटी को देखते हैं। एक फंड मैंने आपको बताया था जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड अभी के समय सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है, एक साल में 8% नीचे है, नहीं चल रहा। और यही वो फंड है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करा था पिछले 2-3 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास में केन्स, पॉलीकैब, डिक्सॉन, कोफोर्ज, बीएससी, पेटीएम, इस तरह की कंपनीज थी, अभी भी है, लेकिन अब ये कंपनी नहीं चल रही तो इसका फंड भी नहीं चल रहा है। अब पॉइंट देखिए ये है कि इस फंड ने क्या किया केन्स के साथ में, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। सो नवंबर का डेटा आपके सामने है, इसकी होल्डिंग आपके सामने है। होल्डिंग के अंदर आप सबसे नीचे आप देखो कि होल्डिंग का परसेंटेज कितना है, 1.8 अभी नवंबर में। ठीक है, नवंबर का डेटा ये 1.8 यानी 2% से भी नीचे। सिंपली आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स में 50% माइनस है, यानी अक्टूबर में जितने शेयर्स थे उसके आधे शेयर से नवंबर में, यानी 50% शेयर्स इन्होंने बेच दिए हैं। और ये कब बेचा? जब स्टॉक नीचे आ रहा था। ठीक है, साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अक्टूबर का डेटा क्या कहता है। अक्टूबर के डेटा के अंदर केन्स की जो होल्डिंग थी वो थी 4.5% और स्टॉक थे 25 लाख, जो कि अब घट के हो चुके हैं 12,50,000। यहां पे आप देख सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि केन्स को इन्होंने बेचा है। अच्छी बात यह है कि अभी तक पूरा नहीं बेचा है, हो सकता है अगले क्वार्टर में, मतलब जो नेक्स्ट मंथ का डेटा है दिसंबर का है, हो सकता है और बेच दे। बट ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने इसको बेचा है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको इसलिए देखनी चाहिए ताकि आपको पता हो, क्योंकि एक बार बाइंग से स्टॉक नहीं चलेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग से स्टॉक नहीं चलेगा। या तो एफआईज को बाइंग करनी पड़ेगी या डीआईज को बाइंग करनी पड़ेगी, और डीआईज और एफआईज बाइंग करेगी तभी जाके स्टॉक ऊपर जाएगा। सो इसलिए कहते हैं कि जब तक डेटा नहीं बताएं कि रिवर्सल हो गया, जब तक इन्वेस्टर कुछ नहीं करते हैं। बाकी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, जस्ट मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अभी तक स्टॉक ने कोई भी साइन नहीं दिया है, या तो रिकवरी का या फिर ब्रेकडाउन का। स्टॉक अभी बीच में अटका हुआ है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं, जब स्टॉक ने ये ग्रीन कैंडल बनाई थी तो उस समय मैंने आपको कहा था कि ये अब सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा। वही चीज आप देख सकते हैं, ना ही स्टॉक ने अपने सपोर्ट को टच किया ना ही रेसिस्टेंस को, स्टॉक अभी बीच में है। सो इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। अब इसमें जो भी खरीदारी कर रहा है, देखो कोई तो खरीद रहा है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा फंड हाउस इसको ले रहा हो, वो बात अलग है। मोतीलाल ने बेचा है तो किसी ने तो लिया है। पॉइंट ये बनता है कि किसी ने एक बार खरीद लिया उससे आपका स्टॉक संभल जाएगा, लेकिन स्टॉक जब चलेगा जब वहां पे कंटिन्यूसली बाइंग होगी। सो वो पॉइंट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। सो देखते दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट आएगा मार्केट के साथ में या नहीं, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो कंपनी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। कंपनी का नाम है ट्रेंट। 40% नीचे है स्टॉक एक साल के अंदर, 89 का पी है, काफी ऊपर है, काफी महंगा है। और इसकी भी होल्डिंग्स को देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर शामिल है। नवंबर का डेटा आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, और इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड आपको केन्स के नीचे देखने को मिलेगा, जो कि होल्डिंग में 1.8% आ चुका है। ये जो बेचा है ये नवंबर के मंथ में बेचा है, यानी सोच लो आप किस प्राइस पे बेचा होगा, नीचे ही बेचा है, ऑब्वियस है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 68% बेच दिया। कितने शेयर्स अभी इनके पास में है? 15,95,000 शेयर्स। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं अक्टूबर का, यहां पे आप देख सकते हो ऊपर अक्टूबर है, ट्रेंड की कितनी होल्डिंग्स थी? 50 लाख शेयर्स के करीब।
6.3% का स्टेक था। तो कितनी तेजी से इसको ट्रिम किया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है अपसाइड का। दोनों कंपनीज में इन्वेस्टर जहाँ पे खरीदेगा वहाँ पे नुकसान होगा। म्यूचुअल फंड वाले हिम्मत रखते हैं क्योंकि उनका खुद का पैसा नहीं है, वो बेच देते हैं क्योंकि वो सिचुएशन को देखते हैं। बाकी हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि जब तक कोई सिग्नल नहीं बने, जब तक कैश को होल्ड करें या फिर जिन कंपनीज में सिग्नल है उनमें देखें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगेन कहना चाहूँगा, दोनों कंपनीज अच्छी हैं, फंडामेंटली दोनों कंपनीज अच्छी हैं, टेक्निकली दोनों कंपनीज वीक है। तो ये पॉइंट अगर प्लस में हो गया, टी वाला पॉइंट, तो फिर इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा और उसको होने में भी थोड़ा सा टाइम है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी पिछले वीडियोस आप देख लेना, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।